हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 5 मानव संसाधन। तो क्या है यहाँ पर, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मतलब कि जो लोग हैं ना, तो वो राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय, मतलब केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और अयोग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसको परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार जो मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार से जो मानव संसाधन है वह ही अंतिम संसाधन है। बात करेंगे स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग। यानी जो स्वस्थ है, जो शिक्षित है, जो अभिप्रेरित लोग हैं, तो अपने आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं, संसाधनों का विकास करते हैं। आगे देखेंगे, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से, जो अन्य संसाधन है ना, तो उसके भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है। तो जिस प्रकार से संसाधन सभी जगह में एक समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन भी एक समान वितरित नहीं है। और वो अपने शैक्षिक स्तर पर, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और उनकी जो संख्या है और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो उसका संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यहाँ एक मैम पूछ रही है, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। यहाँ बच्ची बता रही है कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ये लड़का बता रहा है कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। फिर ये लड़का बता रही है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं। तो ये बता रहे हैं कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं। और फिर मैम पूछ रही है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। तो देखिए, ये लड़का बताया कि विश्व में लगभग कितने लोग हैं, 606 अरब है। तो मैं पूछ रही कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, डू यू नो में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना VKVI को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो ये कब किया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसको 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से यानी 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा जो रोजगार अर्जक को क्या किया गया है, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे जनसंख्या का वितरण। क्या है, जनसंख्या का वितरण। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। जो विश्व का 90% जो 90% जनसंख्या है, सो उससे भी अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। और जो विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। तो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है ना, अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत घना है और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। तो कुछ कहीं पर बहुत घना बसा है तो कुछ विरल क्षेत्र बसा हुआ है। दक्षिण बात करेंगे, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांश क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय है, मरुस्थल है, फिर उच्च पर्वत है, विषुवतीय वन हो गया, तो इन सारी जगहों पर लोग क्या करते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण है, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका है, तो यहाँ पर लोग कैसे हैं, घने बसे हुए हैं। विषुवत वृत्त
कि दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। तो जो विश्व के 60% लोग हैं ना, केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है ये येलो कलर का है, इस प्रकार कलर का है, ऑरेंज कलर का, बैंगनी कलर का, ब्लू कलर का, इधर रेड कलर का, फिर ये इधर ग्रीन कलर का। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ना अलग अलग जगह के हैं। जैसे एशिया में येलो कलर का, ऑरेंज कलर का यूरोप में रहते हैं, फिर बैंगनी कलर का अफ्रीका में रहते हैं, फिर ब्लू कलर का मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, फिर रेड कलर का उत्तर अमेरिका में रहता है, जो ग्रीन कलर है हरा कलर का, हरा रंग का, तो ये ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में द्वीप समूह में रहते हैं। तो ये महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या का एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे जनसंख्या मिलियन में, यानी जो चीन है ना ये कितनी है 1200-1400, तो लगभग में कितना बोले इसको 1300 मिलियन के 1300 मिलियन के लगभग। भारत का जनसंख्या कितना है तो देखिए 1200 मिलियन में। फिर यूएसए का तो 200 से ऊपर, इंडोनेशिया का ये भी 200 से ऊपर है, ब्राज़ील का भी 200 से कम है, पाकिस्तान का 200 से कम, बांग्लादेश का भी 200 से कम, नाइजीरिया का भी 200 से कम, रूस का भी कम है, जापान का भी कम है। इस तरह से जनसंख्या मिलियन में यहाँ पर विश्व घनी आबादी वाले जो देश है तो विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित किया गया है। ये जो स्रोत लिया गया है तो भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े भारत श्रृंखला 1 पेपर 1 2011 इससे लिया गया है। आगे देखेंगे डू यू नो में भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स पूछ सकता है जो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व। बात करेंगे जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जो पृथ्वी पृष्ठ है तो उसके एक इकाई क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं तो उसकी जो संख्या है तो उसको क्या कहेंगे जनसंख्या का घनत्व। और सामान्य रूप से ये प्रति वर्ष किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो सामान्य रूप से क्या है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जो संपूर्ण विश्व है तो वहाँ का औसत जो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे देश की कितना देखिए 382 और संपूर्ण विश्व का तो औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दक्षिण मध्य एशिया और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। यहाँ देखेंगे जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन यह जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स इतने बड़े जगह पर अगर 30 बच्चे आए तो इतना जगह भरता है, लेकिन इतने बड़े जगह पर अगर 30 बच्चे आए तो इतना जगह खाली रहता है। अगर स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर लिखा गया है कि क्योंकि ये बता रही कि क्योंकि जो सभा भवन का आकार है तो वह क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। तो जो सभा भवन का आकार है वह क्षेत्र कक्षा के आकार से बड़ा है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब क्या होता है सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। तो स्कूल के सारे विद्यार्थी सभा भवन में आ जाए तो भरा हुआ दिखेगा। आगे देखेंगे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो भौगोलिक कारक स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं।
जो गंगा के मैदान है ना, विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि जो एंडीज आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। एंडीज आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत कैसे बसे हैं? विरल बसे हुए हैं। जलवायु की बात करें तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया गर्म, और रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। तो गर्म और ठंड, अत्यधिक गर्म हो गया या अत्यधिक ठंडा हो गया, तो ऐसी जगह पर लोग बसना नहीं चाहते हैं। मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। तो जो उपजाऊ मृदा है ना, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन हुआंग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, फिर चीन में हुआंग ही है, और चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। फिर जल के बारे में बात करें तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अल्पलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो जो विश्व की नदी घाटियाँ हैं वो घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि जो मरुस्थल है तो वो विरल जनसंख्या वाले हैं। बात करेंगे जनसंख्या खनिज के बारे में, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो जहाँ पर खनिज अत्यधिक मिलेगा तो वहाँ पर भी लोग निक्षेप के कारण, खोदाई के लिए वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर आर्थिक कारक हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो हमारे देश में हमारे देश की बात करें तो मुंबई हो गया, और जापान की बात करें तो ओसाका हो गया। सांस्कृतिक कारक भी है। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे हो गया। देखिए, जब शब्दावली में जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें क्या औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो इसको क्या कहेंगे? जीवन प्रत्याशा। अब देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है और यह कई गुना बढ़ गई, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो बड़ी संख्या में जन्म लेते थे और शीघ्र उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। फ्रेंड्स, एक चीज़, ये मेरा एनसीईआरटी केवल रीड नहीं है, इसमें बहुत कुछ समझने के लिए भी मिलता है। और जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कम पढ़ पाते हैं, जो मतलब एकदम बुक पढ़ ही नहीं पाते हैं, एकदम से बिजी रहते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग को अधिक से अधिक इस वीडियो के माध्यम से सहायता पहुंच सके और आप लोग और अच्छा से इसको समझ पाए। इसलिए एक एक टॉपिक को मैं ध्यान से पढ़ती हूँ
और आप लोग समझिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में 500 ईस्वी पूर्व 100 मिलियन, फिर 170 मिलियन हुआ, फिर 1000 यानी 265 मिलियन हो गया, फिर 1500 में 425 मिलियन हो गया, फिर 1800 में 900 मिलियन हो गया, फिर 1900 में 1625 मिलियन हो गया, फिर आपका 1950 में 2500 मिलियन, फिर 1974 में 4000 मिलियन, फिर 1999 में 6000 मिलियन, फिर 2025 में 8525 मिलियन। तो इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि होती गई। देखिए, ये सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों ये 1804 में विश्व की जनसंख्या कितने हो गई थी 1 अरब, और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दोगुनी यानी 6 अरब हो गई। देखिए, 1804 में कितनी थी 1 अरब हुई थी, और 150 वर्षों की बात कितना हो गया 1959 में तो 3 अरब पहुंच गई। और फिर 1999 की बात करें तो 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दोगुनी हो गई, और फिर 1999 में कितना हो गया जनसंख्या दोगुनी हो गई। और इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या हुआ, खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। तो मृत्यु दर कम है लेकिन जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। तो जो प्रति 1000 व्यक्ति है उस पर जो जीवित जन्मों की संख्या है तो उसको मापा जाता है। फिर मृत्यु दर की बात करें तो इसमें क्या है 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है। तो 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो किसी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो आते हैं जाते हैं तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे प्रवास, आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु संख्या जनसंख्या परिवर्तन की प्राकृतिक कारण है। तो जन्म होना और मृत्यु होना तो ये जनसंख्या परिवर्तन का क्या है एक प्राकृतिक कारक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी एक देश के जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है तो उसके जो बीच के अंतर है तो उसको क्या कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। और विश्व में मृत्यु दर देखिए, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारक है। प्रवास क्या है एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तित होता है। तो जो प्रवास है ना तो ये एक अन्य कारण है जिससे क्या होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा दोनों देशों के बीच यानी एक देश में अथवा देशों के बीच, ठीक है, एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे उत्प्रवासी यानी उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। तो उसको क्या कहेंगे उत्प्रवासी क्या हो गया आपका जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी हो गया आपका
वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो आप्रवास मतलब देश में आना, उत्प्रवास मतलब छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पहले एक बार पढ़े, इसको ध्यान देते हैं। प्रवास क्या है? प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और उत्प्रवासी क्या होते हैं? वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। छोड़ना उत्प्रवास, आना आप्रवास, आना आप्रवास, छोड़ना उत्प्रवास। तो देखिए यहाँ पर आप्रवास और उत्प्रवास का शब्दावली दिया गया है। तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो आप्रवास, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उत्प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, जहाँ पर कम विकसित राष्ट्र होते हैं तो वहाँ पर अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं, जहाँ पर कम विकसित राष्ट्र से क्या करते हैं, अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से क्या करते हैं, लोग नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, हम लोग यहाँ का चित्र सब नहीं देखे थे। देखिए जो तराजू है इसमें दिया गया जन्म दर अधिक